तो स्टूडेंट, तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बेस्ट होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारा है उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा आपके सेकंड सेमेस्टर में है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, उदारवादी विचारधारा या फिर मार्क्सवादी या फिर गांधीवादी विचारधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको पहले बेसिकली उदारवादी विचारधारा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। बेसिकली इनकी जो स्टार्टिंग है इनसे मानी जाती है, क्योंकि इनका नाम इन्हें जनक कहा जाता है। ये जो हैं जॉन लॉक, इन्हें जनक कहा जाता है कौन सी विचारधारा का? आपकी उदारवादी विचारधारा का, ठीक है गाइस। उदारवादी विचारधारा क्या होती है? सिंपली मनुष्य है वो अपने विवेक का उपयोग करके एक संस्था बनाकर उसे अच्छे से चला सकता है, ठीक है। जैसा कि इसमें विवेक से प्राणी माना हुआ है। सामाजिक संस्था को मनुष्य सूझबूझ और सामाजिक प्रयास परिणाम समझा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य अपने सूझबूझ से एक संस्था को बनाता है और उसे अच्छे से चला सकता है, जैसा कि राज्य के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। और उदारवाद की उत्पत्ति जो है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखी जा सकती है। जॉन लॉक, जिनकी आपको मैंने अभी इमेज दिखाई थी, ये जो इमेज है ये जॉन लॉक की है, इन्हें इसका जनक माना जाता है उदारवादी विचारधारा का। उसके बाद देखिए, ऊपर दी हुई परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं उदारवादी जो है एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्व देती है। अगर आप किसी राज्य में रहते हो तो वो राज्य आपकी स्वतंत्रता में, आपकी आज़ादी में उतना ही हस्तक्षेप कर सकता है जितना कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि इसमें कहा गया है कि आपकी जो स्वतंत्रता हो उसका हनन ना हो। जैसे कि देखिए, जो व्यक्ति स्वतंत्रता को बहुत महत्व देता है वो आता है इसके अंतर्गत, क्योंकि वही संस्था बनाएगा और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थन करती है, ठीक है। तब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में है, पूरी स्वतंत्रता है उसके पास। इसके अनुसार राज्य को व्यक्ति के जीवन में केवल उसी सीमा के हस्तक्षेप करना चाहिए जहाँ तक उसकी स्वतंत्रता का हनन ना हो। तो कहने का मतलब यह है, कोई स्टेट अगर कोई नियम हम पे लागू करता है, जिस स्टेट में हम रहते हैं, तो वो हमारे ऊपर उतने ही नियम लागू कर सकता है जिससे हमारी स्वतंत्रता का हनन ना हो, ठीक है। इसमें ये कहा गया है। अब सेकंड में आते हैं, इसकी हम विशेषताएं पढ़ेंगे। आदि भागम की विशेषता में हम पढ़ते हैं। इसमें देखिए, ये पहला पॉइंट जो कह रहा है, अतीत व परंपराओं के प्रति उदासीन। कहने का मतलब ये क्या है, जो पुरानी जो निरंकुश शासन प्रणाली है उसका ये पूरी तरह विरोध करते हैं और ये कहते हैं जो हमारी नई जो विचारधाराएं आ रही हैं उसके अनुसार और उनके नए आदर्शों के अनुसार हमें क्या है, समाज का निर्माण करना चाहिए। अंधविश्वासों को, ये पुरानी परंपराएं और रूढ़िवादी परंपराएं और अंधविश्वास उनके खिलाफ है। ये देखिए उनके खिलाफ है और यह विचारधारा निरंकुशता के विरोध में है, यानी कि एक निरंकुश शासक पहले प्रणाली चलती थी उसके विरोध में है। फिर चाहे वो स्टेट हो, सामंत हो या चर्च, किसी भी निरंकुश शासन के खिलाफ है ये। फिर ये क्या कहते हैं कि उन्मूलन करके नए आदर्शों के आधार पर नए समाज का निर्माण करना चाहिए। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि मनुष्य के विवेक में विश्वास। कहना मतलब वही सिंपली जो हमने इसकी विशेषता में पढ़ा था, मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग करके, ठीक है, समूह बना सकता है या गठबंधन कर सकता है, उसके हिसाब से समाज का निर्माण करता है, समाज की संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। ये इसमें यही कहा गया। कहने का मतलब मनुष्य के विवेक को जो है वो उस पर ज़्यादा विश्वास किया गया, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। उदारवाद का विकास ये महत्वपूर्ण है। यूरोप के धर्म में सुधार तथा नव जागरण के आंदोलन में यही दृष्टिकोण था, ठीक है। यूरोप में क्या है, इसी उदारवाद को ज़्यादा जो है महत्व दिया गया कि मनुष्य अपने, ये देखिए, सिद्धांत या संस्था को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब वह बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरे। क्या मतलब, मनुष्य की जो विवेक है उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। ये इसमें कहा गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखते हैं, प्रकृति के अधिकारों को मान्यता है। जैसे जॉन लॉक कहते हैं, जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार हमें नेचर ने दिया है, संपत्ति रखने का अधिकार हमें नेचर ने दिया और जो स्वतंत्रता है वो भी नेचर ने दी है। ये हमारे प्राकृतिक अधिकार है, इनको कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता, चाहे भले ही वो राज्य हो, ठीक है, और राज्य के कोई भी संस्था वगैरह हो, उनको इसमें हमारे इन नियमों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं तो पाते हैं कि व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है, ठीक है। इसमें कहता है कि उदारवाद एक ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति साध्य तथा राज्य साधन है, ठीक है। राज्य के लिए एक साधन है क्या, व्यक्ति, ठीक है। कैसे है, व्यक्ति ने समाज, राज्य व अन्य संस्थाओं का निर्माण किया है, उन संस्थाओं की वजह से क्या है, एक राज्य चल रहा है, इसीलिए उसे व्यक्ति को एक साधन मानता है इसमें उदारवाद में, ठीक है। राज्य का साधन मानता है व्यक्ति को, ताकि वे उसके विकास में सहायक बने। अब अगर व्यक्ति जो है वो संस्था में कार्य करेंगे तो संस्था का विकास होगा, अगर संस्था जो वो राज्य के लिए कार्य करेगी तो राज्य का विकास होगा। उदारवादी जो है के अनुसार वो कहते हैं समाज व राज्य कृत्रिम संस्थाएं हैं, इन सब संस्थाओं का अस्तित्व भी व्यक्ति के लिए है, ठीक है। कहना मतलब इनका अस्तित्व जब ही है जब व्यक्ति बनाएगा इन्हें, ठीक है। यदि राज्य व समाज व्यक्ति का विकास नहीं करते तो इनके अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। कहने मतलब वो यही कहता है कि अगर राज्य और समाज जो है, ठीक है, वो अगर किसी व्यक्ति का विकास नहीं कर पा रहे तो इनका होने का कोई महत्व, इनके होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये बात इसमें कहता है। और इसी तरह इसमें कहा गया व्यक्ति जो है एक साधन है इसके लिए, राज्य के लिए, ठीक है गाइस। पाँचवें पॉइंट में कहता है राज्य व समाज कृत्रिम संस्थाएं, ठीक है। राज्य और समाज कृत्रिम संस्थाएं हैं, कैसे, उदारवादियों के अनुसार। उदारवादी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि समाज कृत्रिम संस्थाएं हैं जो मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार बनाई हैं, कि यानी कि मनुष्य ने जो समाज बनाया है अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया है, क्योंकि समाज में व्यक्ति एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ठीक है, पड़ोसी वगैरह होते हैं, तो संबंध बना के वो एक दूसरे की जरूरत के अनुसार मदद या फिर संबंध बनाते हैं फ़ायदे के लिए, ठीक है। मनुष्य के राज्य व समाज का निर्माण अपने कल्याण के लिए किया गया है, यानी कि मनुष्य में साफ सीधी क्या है, राज्य व समाज का निर्माण अपने कल्याण के लिए किया है, इसलिए वह उनमें
में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे समाज में हमारी जो संविधान बन रखा है उसमें क्या है, हम कभी आवश्यकता अनुसार क्या है परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, जॉन लॉक ने यह कहा है कि यदि राज्य मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकता तो वह राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रहे हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर वो कंपनी आपके फ़ायदे के लिए कोई कार्य नहीं कर पा रही है, ठीक है, जैसे आपको कम सैलरी देती है, ज़्यादा कार्य कराती है, तो उस कंडीशन में क्या है, पूरे मजदूरों को एक हो जाना चाहिए। एक हो जाने के बाद उसका विरोध करना चाहिए। यही चीज़ वो यहाँ कह रहे हैं कि वो संस्था जो है, वो राज्य जो वो आपने बनाया, अगर वो आपके फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहा है तो आपका विरोध, तो आप लोग जो है विरोध उनका कर दीजिए। छठे पॉइंट में कहता है व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। इसमें क्या है, ये उदारवादी लोग कहते हैं व्यक्ति जितना स्वतंत्र रहेगा उतना ही वो अच्छे से कार्य कर पाएगा मनोवैज्ञानिक रूप से। ठीक है, उदारवाद व्यवहारिक रूप से स्वतंत्रवाद है, यानी कि आज़ाद रहना चाहते हैं, इनकी मानसिकता शुरू से ही आज़ाद है। इसके अनुसार स्वतंत्र व्यक्ति के प्राकृतिक तथा जन्मसिद्ध अधिकार है। उदारवादी लोग कहते हैं जो आज़ादी है व्यक्ति को प्रकृति ने दी है, प्राकृतिक है, और जन्म से उसका अधिकार है आज़ादी से रहने का। ठीक है, इसलिए व्यक्ति यह अधिकार है कि मतलब किसी व्यक्ति के पास ये अधिकार है, वह अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा। यानी कि अगर वो अपनी स्वतंत्रता पाना चाहता है तो वो अपने दिमाग के अनुसार कार्य करेगा, जितना उसके विवेक है। ठीक है, उसके ऊपर इस क्षेत्र में किसी बाहरी सत्ता का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। लास्की ने कहा है कि उदारवाद का स्वतंत्रता से सीधा संबंध है, क्योंकि इसका उदय ही जन्म अथवा धर्म के आधार पर प्राप्त किए गए विशेष अधिकारों का विरोध करने के लिए हुआ है। कहने का मतलब इसमें एक और पॉइंट आता है कि जो उदारवाद है इसका जो विरोध हुआ है, साफ सीधी बात है, इसलिए हुआ है कि धर्म में कहा गया है कि आपके जन्म के आधार पे आपको क्या है विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उसी के खिलाफ में ही ये उदारवाद की क्या है जन्म हुआ था। ठीक है, इसमें ये कहना चाहता है। और सातवें पॉइंट में कहता है राज्य का सीमित कार्य है। राज्य का जो सीमित कार्य इतना है कि वो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना होने दे और उसकी स्वतंत्रता प्राप्त करा सके, उतने में आगे रहे। स्वतंत्रता मतलब राज्य का यह कार्य है। सिंपली इसमें ये कहता है उदारवादी विचारक व्यक्ति की स्वतंत्रता के महान पोषक हैं। ठीक है, और उनके अनुसार एक व्यक्ति अपने हित तथा अहित की अच्छी तरह समझता है। यानी कि अगर एक स्वतंत्र व्यक्ति वो अपने हित और अहित को अच्छे से समझता है कि उसका हित किस में और अहित किस में, इसे व्यक्ति को अपने व्यक्ति का विकास करने के लिए उसकी इच्छा अनुसार अवसर मिलना चाहिए। राज्य को व्यक्ति के कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उनके अनुसार सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। कहने का मतलब है किसी भी मनुष्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कम से कम करना चाहिए और वो जो कार्य कर रहा है उसे कर नहीं देना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आज के लिए ये मेन टॉपिक था, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा आपकी क्लास ले लेता हूँ, और बाकी अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, आपको नोट्स की भी जरूरत पड़े तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।